अस्पताल के 3 डॉक्टर दौड़ते हुए नर्स और कंपाउंडर के पास आते हैं और बोलते हैं जल्दी से एम्बुलेंस में चलो, हमें एक इमरजेंसी पेशेंट को देखने के लिए जाना है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फ़ौरन एम्बुलेंस निकाली जाती है और डॉक्टर्स, कंपाउंडर और जो एक नर्स थी उसको लेकर एम्बुलेंस में रवाना हो जाते हैं। 80 किलोमीटर दूर का सफ़र था, लेकिन सफ़र जैसे ही स्टार्ट होता है तो उस जो एम्बुलेंस के अंदर जो नर्स थी, कंपाउंडर और डॉक्टर मिलकर, पांचों मिलकर उसके साथ एक एक कर गंदी हरकतें शुरू कर देते हैं। जब वो अपने आप को बचाती है, बचाने के लिए उनसे भीख मांगती है, उनसे बोलती है कि डॉक्टर साहब, मैं तो आपके यहाँ काम करती हूँ, हम लोग तो एक पेशेंट को देखने के लिए जा रहे हैं। तो सब लोग बोलते हैं कि आप पेशेंट को नहीं बल्कि यहीं पर हमें कुछ और करना है। और फिर डॉक्टर एक एक कर उस नर्स के साथ हैवानियत करते हैं, दरिंदगी करते हैं। 80 किलोमीटर दूर तक वो एम्बुलेंस चलती रहती है और उस नर्स के साथ, उस विधवा नर्स के साथ एक एक कर बारी बारी से हैवानियत होती है। लास्ट में आखिर में उस नर्स की जान चली जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन उस नर्स के साथ ये घटना कैसे हुई, इस घटना की शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरा मामला जानकर बेहद आपको हैरानी होगी। और ये न्यूज़ और ख़बर जानना आज के टाइम पर हमारे लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो घटना उस लड़की के साथ हुई है वो नॉर्मल और भी लड़कियों के साथ हो सकती है, और कैसे हो सकती है वो भी बताएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है और ये हमारा न्यू चैनल है। इस पर सब्सक्राइबर थोड़े कम हैं, तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर इस गिनती को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और अपना नाम इन सब्सक्राइबरों में जोड़ दीजिए। तो आज की जो घटना है वो बिहार का, जो डिस्ट्रिक्ट बिहार है वहाँ का तिरुपति एक ज़िला है, वहीं की है। वहाँ पर रहने वाली एक लड़की जिसका नाम अंशिका था, जिसकी शादी 3 साल पहले होती है। शादी के बाद वो अपने पति के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रही होती है, लेकिन अचानक से 1 साल पहले उसके पति की मौत हो जाती है। पति की मौत के बाद वो वापस अपने घर आ जाती है, अपनी माँ के पास। उसकी फैमिली में उसके जो बड़े बड़े भाई थे वो अलग रहते थे अपनी अपनी पत्नियों के साथ। वो अपनी माँ के पास आ जाती है, क्योंकि उसके पिता थे नहीं, सिर्फ उसकी अकेली माँ रहती थी। और माँ के पास थोड़े बहुत जो महीने की महीने उसके बेटे पैसे भेजते थे, उसी से उसकी माँ का गुज़र बसर चल रहा था। अब अंशिका अपनी माँ के साथ रहने लगती है। विधवा होने के बाद वो अपनी माँ का सहारा लेती है। ज़िंदगी फिर से उसकी स्टार्ट हो जाती है। वो दुखों के साथ जी रही थी, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद वो सोचती है कि मैं कब तक यूं ही ज़िंदगी गुजारूंगी, कुछ पैसे कमाऊंगी, घर से बाहर निकलूंगी, थोड़े बहुत पैसे कमा कर लाऊंगी, अपनी माँ को दूंगी। माँ का कहना था कि अंशिका, तुम्हारे पति की मौत के बाद तुम दूसरी शादी कर लो, अपना नया घर बसा लो, क्योंकि अभी अंशिका की उम्र मात्र 28 साल थी, ज़्यादा उम्र थी नहीं। और शादी के बाद, पति की मौत के बाद वो अकेली हो गई थी। लेकिन उसका कहना था कि वो शादी नहीं करेगी, वो अपनी माँ के साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है और सुकून से रहना चाहती है। वो कोई काम करेगी, कोई काम ढूंढेगी। और फिर अंशिका अपने घर से निकलती है, जॉब की तलाश में इधर उधर कंपनियों में, फैक्ट्रियों में जाती है। लेकिन वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसको कहीं पर जॉब नहीं मिलती। फिर वो अपने घर आ जाती है। अब इन सारी चीज़ों के बाद नॉर्मल सब कुछ चल रहा था। इसी बीच जो जून का महीना था, उसी जून के महीने में अंशिका के पास एक अस्पताल से ऑफ़र आता है। वो अस्पताल निजी अस्पताल था, क्लिनिक था, मान सकते हैं जैसे नर्सिंग होम होते हैं, जगह जगह पर प्राइवेट नर्सिंग होम होते हैं, वहीं से अंशिका के पास ऑफ़र आता है। और ऑफ़र करने वाला जो था वो जयप्रकाश था, जयप्रकाश डॉक्टर था। और वो अंशिका की माँ से बोलता है कि हमें हमारे अस्पताल के अंदर डिलीवरी वगैरह होती है, या फिर कोई मरीज़ आता है तो उसकी देखभाल के लिए हमें एक नर्स की ज़रूरत है, जो टाइम से दवा दे सके या फिर जो डॉक्टर्स का हाथ बटा सके। इन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आप चाहें अपनी बेटी को हमारे अस्पताल में लगा सकते हैं, हम अच्छी खासा वेतन देंगे, तनख्वाह देंगे। ये बात जब अंशिका से बोली जाती है तो वो उसको भी ठीक लगता है, क्योंकि उसको जॉब की तलाश थी। और वो वहीं अस्पताल में जाना कुछ ही महीनों के बाद, पहले 1 महीने वो इंतज़ार करती है, वो इस चीज़ का जवाब नहीं देती। लेकिन जून के बाद जुलाई लगती है और जुलाई में वो अस्पताल में जाना शुरू कर देती है। अस्पताल में वो जा रही थी, आ रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अचानक से 5 अगस्त को वो अस्पताल से घर आती है। बहुत ज़्यादा वो बेचैन थी और वो बोलती है कि मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी, मैं बिल्कुल अस्पताल नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे वहाँ पर अच्छा नहीं लगता। डॉक्टर्स और जो कंपाउंडर हैं वो मेरे साथ अच्छे से पेश नहीं आते। वो अपनी माँ को ज़्यादा बात खुलकर तो नहीं बताती, लेकिन इतना समझा देती है कि वहाँ पर उसको अच्छा नहीं लगता।
और ये बात ख़त्म हो जाती है। वहीं 2 दिन के बाद 5, 6 और वहीं जैसे ही 7 अगस्त लगती है तो जयप्रकाश जो डॉक्टर था और संतोष कुमार जो कंपाउंडर था, ये दोनों अंशिका के घर आते हैं और अंशिका की माँ से बोलते हैं, क्या अंशिका से भी बोलते हैं, अंशिका की माँ से भी, कि तुम्हें जो परेशानी हुई उसके लिए माफ़ी चाहती हैं, आइंदा से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, तुम वापस वहाँ पर चलो और वहीं पर वहाँ पर देखभाल करना, और जो तुम्हारी तनख्वाह है हम उस तनख्वाह को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। अंशिका को 15,000 मिलते थे, उन्होंने 2,000 बढ़ाने की और बोला कि 17,000 देंगे, और अगर तुम्हें और कुछ कम लगे तो तुम बता दो, हम तुम्हें और ज़्यादा दे देंगे। ये बात सुनने के बाद अंशिका मान जाती है और जब वो 8 अगस्त को अपने घर से निकलती है क्लिनिक के लिए, अस्पताल के लिए, तो वहाँ पहुँचने के बाद लगभग शाम के टाइम 6 से या 7 बजे का टाइम होगा, वहीं जो अस्पताल के डॉक्टर जयप्रकाश था उसका फ़ोन अंशिका की माँ के पास आता है और वो बोलता है कि अंशिका की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और फ़िलहाल में हम बिहार के मुजफ्फ़रपुर में हैं, यहीं पर एम्बुलेंस में है और मुजफ्फ़रपुर का जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर हम अंशिका को लेकर जा रहे हैं। अब ये बात सुनते ही माँ के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। माँ फ़ौरन घबरा जाती है, अपने बेटे को फ़ोन करती है और वहीं से गाड़ी कर सीधे मुजफ्फ़रपुर के जो अस्पताल का नाम बताया था वहाँ पर पहुँचती है। अंशिका के बारे में पता किया जाता है। अब वो जयप्रकाश डॉक्टर को फ़ोन किया जाता है तो पता चलता है कि जयप्रकाश का फ़ोन अब स्विच ऑफ हो चुका है। पूरे अस्पताल के अंदर अंशिका नाम की लड़की के बारे में पता किया जाता है। अंशिका की फ़ोटो पूरे अस्पताल में दिखाई जाती है, लेकिन पता चलता है कि अस्पताल में ऐसी कोई लड़की यहाँ पर आई नहीं है। अब माँ बड़ी परेशान, डॉक्टर को फ़ोन करें, कभी किसी को फ़ोन करें, कंपाउंडर को फ़ोन करें, फिर दोबारा से वापस मोतीहारी आते हैं ये लोग और यहाँ पर आकर जब नर्सिंग होम देखते हैं तो नर्सिंग होम के बाहर से ताला पड़ा हुआ था, ना कोई डॉक्टर था, ना कंपाउंडर था, ना कुछ भी नहीं था। अभी ये लोग, इनको नहीं पता था कि अंशिका के साथ क्या हुआ है, सिर्फ अंशिका को इनको ये पता था कि अंशिका डॉक्टर जयप्रकाश, संतोष कुमार और जो कंपाउंडर वगैरह हैं उन लोगों के साथ है, एम्बुलेंस में मुजफ्फ़रपुर गई है। माँ को उम्मीद थी कि कुछ ही देर के बाद फ़ोन आएगा, अंशिका के बारे में पता चलेगा कि अंशिका बिल्कुल ठीक है। इसी उम्मीद में माँ इंतज़ार कर रही थी और जो उसके बेटे थे वो बोल रहे थे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंशिका के साथ में प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। कोई शराबी या फिर बेबड़े लड़के हों तो बात भी है, क्या अंशिका को ख़तरा होगा? भला डॉक्टरों के साथ अंशिका को क्या ख़तरा? इतना बड़ा नर्सिंग होम है, उन डॉक्टरों के साथ अंशिका को क्या ख़तरा? इसी उम्मीद में माँ बैठी हुई थी कि अचानक से माँ के पास फिर दोबारा से फ़ोन आता है। दूसरी तरफ से एक सिपाही, पुलिस का सिपाही बोलता है कि मैं मुजफ्फ़रपुर थाने से बोल रहा हूँ। पुलिस का सिपाही, आपकी बेटी एक एम्बुलेंस में, आपकी बेटी की लाश मिली है, फ़ौरन आप मुजफ्फ़रपुर आ जाइए। ये सुनते ही जो अंशिका की माँ थी वो वहीं पर बेहोश हो जाती हैं। माता पिता, जो उसकी भाई थे और जो अंशिका की माँ थी, उनमें खलबली मच जाती है, मातम का माहौल मचता है। फ़ौरन गाड़ी लेकर मुजफ्फ़रपुर थाने में पहुँचते हैं। पता चलता है कि एक एम्बुलेंस जो यहीं जंगलों में खड़ी हुई मिली थी, उस एम्बुलेंस को जब झांक कर देखा वहाँ के कुछ लोगों ने, जो राहगीर वहाँ से गुजर रहे थे, उन लोगों ने जब एम्बुलेंस में झांक कर देखा तो पता चला कि इसके अंदर एक नर्स, जो नर्स की ड्रेस पहनी हुई है, उसकी लाश पड़ी हुई है। पुलिस ने वहीं से अंशिका, जो नर्स का फ़ोन था उसमें से माँ का नंबर निकाला, फिर फ़ोन किया है। अब पुलिस पूछती है कि आखिर आपकी बेटी क्या करती थी और एम्बुलेंस में किसके साथ गई? अब माँ पूरी जानकारी देती है, क्या उस नर्सिंग होम में काम करती थी, नर्स थी, ऐसे ऐसे डॉक्टर का फ़ोन आया था और डॉक्टर ने बताया था कि इसकी तबीयत ख़राब हुई है। वहीं जो अंशिका थी उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है कि आखिर पता चल सके अंशिका के साथ क्या हुआ है। लेकिन जो अंशिका के शरीर को देख कर लग रहा था तो पता चल रहा था कि अंशिका के साथ कई लड़कों ने दरिंदगी की है, गैंगरेप किया है। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद फ़ौरन छानबीन में लग जाती है और जो डॉक्टर जयप्रकाश, संतोष कुमार और जो अन्य 3 और लोग थे, जिसमें 2 डॉक्टर और 1 कंपाउंडर, उनको भी ढूंढने में लग जाती है। वहीं पुलिस जयप्रकाश को गिरफ्तार कर लेती है। फ़िलहाल में 4 लोग अभी फ़रार चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही अंशिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि अंशिका के साथ कई घंटों तक बराबर हैवानियत की गई, बराबर उसके साथ रेप किया गया और एक एक कर सबने रेप किया, उसको मारा, उसके हाथ की हड्डियां टूटी हुई थी, ये सब हैवानियत की गई और वो भी चलती हुई एम्बुलेंस के अंदर। किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। और वहीं जब माँ से पूछताछ की जाती है, छानबीन की जाती है, तो पुलिस को ये भी पता चलता है क्या
अंशिका के साथ जिस दिन अंशिका अस्पताल से, नर्सिंग होम से वापस अपने घर गई थी, तब भी उसके साथ रेप करने की कोशिश की थी सारे लोगों ने मिलकर, लेकिन वहाँ पर कुछ पेशेंट वगैरह थे जिसकी वजह से वो लोग इस घटना को अंजाम नहीं दे पाए। ये खुलासा उस कंपाउंडर ने किया है और उस कंपाउंडर ने ये भी बताया कि जो डॉक्टर साहब थे वो अंशिका को पसंद करते थे और सभी लोग अंशिका को पसंद करते थे, सब अंशिका को प्रपोज करते थे क्योंकि अंशिका विधवा थी। सब चाहते थे कि अंशिका एक एक कर उनके साथ संबंध बनाए, लेकिन वो ये सब करने को तैयार नहीं थी। इसी वजह से जब उसके साथ एक दिन रेप करने की कोशिश की गई, वो अपने घर चली गई और फिर वो लौट कर वापस नहीं आई। तो हम लोगों ने प्लानिंग की कि अंशिका को एम्बुलेंस में ले चलेंगे, वहाँ पर एक एक कर उसके साथ संबंध बनाएंगे, बाद में उसको ले आएंगे, समझा देंगे, बुझा देंगे और वो किसी से कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन जब हमने उसके साथ ये सब कुछ किया तो वहाँ पर वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी, बोलने लगी कि यहाँ से जाने के बाद वो पुलिस को बताएगी और पुलिस से इंसाफ की मांग करेगी, फांसी दिलवा देगी, सब कुछ करेगी, मीडिया में इस बात को बताएगी, किसी को भी बख्शेगी नहीं। ये बात बोलने के बाद हम लोगों ने उसके हाथ पैर पकड़े और उसके गले को दबाकर उसको ख़त्म कर दिया। मारने के बाद हमने लाश वहीं एम्बुलेंस में डाल दी और जो मेरे साथ के 4 लोग हैं वो फ़रार हो गए, मुझे नहीं पता। ये खुलासा जब उसने किया तो पुलिस ही क्या, जितने भी लोग वहाँ पर सुन रहे थे उनकी सबकी आंखों से आंसू आने लगे। वजह ये थी कि एक अंशिका जो पैदा हुई लड़की के रूप में, जब बड़ी हुई तो उसकी घर परिवार गरीब था। उसकी शादी होने के बाद उसको लगा कि उसका पति उसके साथ रहेगा, लेकिन पति की मौत का सदमा उसको पड़ा। फिर अपनी गरीब माँ के पास आई, वो वहाँ गरीबी में रही। थोड़े बहुत पैसे उसने इधर उधर काम कर कर इकट्ठे किए, जिससे उसने अपनी माँ के साथ कुछ खाना पीना खाया, जो थोड़ी बहुत ज़िंदगी थी वो गुजारी। फिर जॉब की तलाश में, सिर्फ रोज़ी रोटी की तलाश में, जिससे वो अपना पेट भर सके। उसको कोई शौक़ नहीं था, उसको शौक़ नहीं थे कि वो आलीशान गाड़ियों में घूमे, बंगला ख़रीदे। बस सिर्फ वो अपने पेट को, अपनी माँ के पेट को भरने के लिए उस अस्पताल में इसकी जॉब करने के लिए जाती थी। लेकिन वहाँ पर उसके साथ हैवानियत की, आखिर में उसको मौत के घाट उतार दिया। लेकिन ये घटना ख़ासकर उन लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है जिन लड़कियों को ज़्यादातर अस्पताल से ऑफ़र आते हैं। उनको कई लोग बोलते हैं कि आप अस्पताल में आ जाइए, सिर्फ थोड़ी बहुत देखभाल करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 3-4 दिन पहले ही हमारे मोहल्ले की ही नहीं बल्कि हमारे दोस्तों में भी कुछ जो लड़कियां हैं उनके पास अस्पताल से ऑफ़र आए हैं कि आप अस्पताल में आइए, यहीं पर रूम मिल जाएगा, आप यहीं पर रहना और नॉर्मली रहना। तो इसीलिए ये वीडियो ख़ासकर उन लोगों के लिए भी, आप अपने कहीं भी जाने से पहले, किसी भी अस्पताल में जाने से पहले अच्छे से समझ लें, लोगों को पहचान लें, क्योंकि कोई भी इंसान सिर्फ अब जान पर हाथ नहीं, इज़्ज़त पर हाथ नहीं डालता है, लेकिन पहले वो इज़्ज़त लूटता है, फिर जान भी ले लेता है। तो इसीलिए सोच समझ कर कदम उठाएं, कहीं आपका एक गलत कदम आपकी ज़िंदगी को ख़त्म ना कर दे। लेकिन ऐसे हैवानों, दरिंदों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।